नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। आपको बता दें कि पूरे देश में लगातार कोरोना वायरस का आतंक लगातार जारी है और इसी के साथ में आपको यह भी बता दें कि 24,000 से ज्यादा मामले अब तक भारत में सामने आ चुके हैं। 5,000 से ज्यादा लोग अब तक कोरोना वायरस को मात देने में पूरे देश में कामयाब रहे हैं, लेकिन इसी के साथ में 700 से ज्यादा लोगों की मौत अब तक पूरे देश में हो चुकी है। लेकिन महाराष्ट्र की हम बात करें, क्योंकि महाराष्ट्र में अब सबसे ज्यादा संगीन स्थिति देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं और इसी के साथ में आपको यह भी बता दें कि महाराष्ट्र की स्थिति ऐसी है कि कभी भी यह आंकड़ा 7,000 को पार कर सकता है। महाराष्ट्र के बाद में सबसे बड़ी और गंभीर चुनौती जो देखने को मिल रही है वो गुजरात में देखने को मिल रही है। लेकिन इन सब आंकड़ों के बीच में आपको बता दें कि अब इस पूरी स्थिति को लेकर 1 महीना लॉकडाउन के हो जाने के बाद में केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने के लिए देश में 3 मई तक लॉकडाउन लागू है और इस बीच सरकार ने एक बड़ी राहत देते हुए सभी तरह की दुकानों को खोलने की इजाजत दी है। इसमें जरूरी और गैर जरूरी सामान की दुकानें शामिल हैं। इन दुकानों में काम करने वालों को लॉकडाउन के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। हालांकि गृह मंत्रालय ने शॉपिंग मॉल्स और मार्केट कॉम्प्लेक्स को खोलने की इजाजत नहीं दी है। गृह मंत्रालय ने 15 अप्रैल को जारी अपने आदेश में संशोधन करते हुए कहा कि लॉकडाउन में देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दुकानें और स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत यानी कि रजिस्टर और नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्रों में मौजूद आवासीय परिसरों और गली मोहल्ले की दुकानें खोलने की इजाजत होगी। मंत्रालय ने यह साफ कर दिया है कि हॉटस्पॉट और कंटोनमेंट जोन में किसी भी तरह की कोई छूट नहीं दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में पहले ही इस बात को लेकर साफ कर चुके हैं कि यह अब आपके हाथ में है, यानी कि जिन इलाकों में कोरोना संक्रमण का खतरा नहीं होगा या फिर जहां कोरोना वायरस ने केस वहां पर नहीं है, उन इलाकों को राहत दी जाएगी। बहरहाल आदेश में यह भी साफ किया गया है कि दुकानों में 50% कर्मचारी ही काम कर सकते हैं। उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ मास्क पहनना होगा और लॉकडाउन की शर्तों का पालन करना होगा। आपको बता दें कि 24 मार्च से बंद गली मोहल्ले की दुकानें सरकार के इस फैसले से खुल जाएंगी, जिससे लाखों लोगों को बड़ी राहत मिल रही है। मल्टी और सिंगल ब्रांड के मॉल्स में मौजूद दुकानों को यह छूट नहीं मिल पाएगी। मतलब कि मॉल्स में दुकानें नहीं खुलेंगी। नगर निगम क्षेत्र में आस पड़ोस की दुकानें खोलने की अनुमति होगी, लेकिन निगम क्षेत्र में मार्केट परिसर में मौजूद दुकानें 3 मई तक बंद रहेंगी। आपको यह भी बता दें कि 1 महीना बीत जाने के बाद भी लगातार जो आंकड़े हैं भारत में अभी भी लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। उम्मीद की तरीके से पूरा देश यही आस लगाए हुए है कि किस तरीके से और कब कोरोना वायरस को देश से बाहर किया जाएगा और किस तरीके से इस वायरस को खत्म किया जाएगा, ताकि लोग राहत की सांस ले सकें और इस लॉकडाउन को खत्म किया जा सके, ताकि सभी लोग अपने अपने काम पर लौट सकें। जो लोग फंसे हुए लोग हैं वो अपने अपने परिवार के साथ जा सकें। लेकिन सब तस्वीरों के बीच में आपको यह भी बताते चलें कि लगातार जो हालात हैं कई राज्यों में सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण देखने को मिल रहे हैं। दिल्ली की हम बात करें तो दिल्ली पूरे देश में इस वक्त सबसे ज्यादा सख्ती दिल्ली में देखने को मिल रही है। बावजूद इसके वहां पर भी आंकड़े लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं और बढ़ते आंकड़ों के बीच क्या कुछ कहना है केंद्र स्वास्थ्य मंत्री का, आइए सुनवाते हैं। आज हमारा डबलिंग रेट भी वो 9 के आसपास है। सारे देश को हमने उन जिलों में बांटा है जहां कोई केस नहीं हुआ है। हमने उन हॉटस्पॉट्स में बांटा है जहां 15 से ज़्यादा या 15 से कम केसेस हैं, और हमने उन नॉन हॉटस्पॉट्स में भी बांटा है डिस्ट्रिक्ट्स में जहां की 1 आध 2-3 केसेस हैं। आज भले ही कोई स्थानों पर केसेस के नंबर बढ़ रहे हों, लेकिन हम इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए एकदम बेहतर स्थिति में है। PPEs, N95 मास्क, आने वाले समय में वेंटिलेटर्स, जो नेसेसरी दवाइयां हैं, उन सब के बारे में हम लोगों ने अपनी स्थितियों को पहले से बहुत ज़्यादा सुधार लिया है। PPE किट जो कि हमारे देश में बनता नहीं था, ये हमारे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया है कि अब इस समय 100 से ज़्यादा मैन्युफैक्चरर्स जो है भारत के अंदर इसके लिए तैयार हो गए हैं। एक दिन में लगभग 1 लाख से ज़्यादा PPE किट्स और 1 लाख से ज़्यादा N95 मास्क अभी हम भारत में बना रहे हैं।
आज हमारा तो देश में लॉकडाउन के 1 महीना पूरा हो चुका है, बावजूद इसके जो आंकड़े हैं अभी भी रुकते नजर नहीं आ रहे हैं। पूरे देश की हम बात करें तो देश के कई राज्य ऐसे हैं जो फिलहाल कोरोना मुक्त हो चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके आधे से ज्यादा देश में आज भी लगातार नए और ताजा आंकड़े सामने आ रहे हैं। सबसे पहला राज्य गोवा बन चुका है, जहां पर अब तक जो भी मामले सामने आए थे उन सभी से छुटकारा मिल सका है, यानी कि गोवा देश का पहला कोरोना मुक्त राज्य बन चुका है। मणिपुर ऐसा राज्य बना है जो दूसरे नंबर पर दूसरा कोरोना मुक्त राज्य बना है, और इसी के साथ में आपको यह भी बता दें कि अब त्रिपुरा भी कोरोना मुक्त हो चुका है। इसी के साथ में आपको यह भी बताते चले कि हरियाणा भी अब कोरोना मुक्त की अब लगातार तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। हरियाणा के ज्यादातर जिले फिलहाल कोरोना मुक्त हैं, लेकिन बावजूद इसके जो आंकड़े अभी भी सामने आ रहे हैं उन सब के बीच में राहत की खबर यह है कि 250 में से आधे से ज्यादा जो मामले हैं वो ठीक हो चुकर अपने घर जा चुके हैं, और अब पूरे हरियाणा की हम बात करें तो करीब 90 मामले ही बचे हैं, और लगातार अभी भी जो आंकड़े हैं वो बढ़ते नजर आ रहे। हालांकि बीच में हरियाणा के आंकड़े रुकते नजर आए थे, लेकिन एक बार फिर से हरियाणा में आंकड़े बढ़ते नजर आए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति आज भी महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे तेजी के साथ, पूरे देश में सबसे तेजी के साथ में महाराष्ट्र में यह आंकड़े बढ़ रहे हैं। और इसी मामले को लेकर के किस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं और इस बीच मिली छूट को लेकर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के में हमारे साथ आज शामिल होने के लिए शंभू भद्रा हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपका स्वागत है सर ओके इंडिया पर। चंचल नांदल हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। आपका भी सर स्वागत है ओके इंडिया पर। हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं नीरज शर्मा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संदीप चौधरी हमारे साथ हैं, आपका स्वागत है सर, बहुत बहुत स्वागत है। संदीप चौधरी हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नीरज शर्मा, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। अभी जो अपडेट है कि जो राहत दी जा रही है लोगों को, लॉकडाउन जारी है, बावजूद इसके आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन राहत दी गई है, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? जरूर मोहित, अगर गृह मंत्रालय की बात करते हैं तो आर्थिक चक्कर को चलाने के लिए कहीं ना कहीं कुछ राहत गृह मंत्रालय द्वारा एक बार फिर से दी गई है। जो गृह मंत्रालय ने की अगर बात की जाए, जो 20 अप्रैल के बाद छूट दी गई उसके और उन छूटों को और आगे बढ़ाते हुए जो देश की सभी ज़रूरी और गैर ज़रूरी जो दुकानें थी उनको खोलने का गृह मंत्रालय ने निर्देश दे दिया। मतलब इसमें ये सारी की सारी में रेड जोन जो है शामिल नहीं होगा, हॉटस्पॉट जो इलाका है, कंटेनर जो जोन जो है वो इलाका शामिल नहीं होगा, और इसमें जो है स्थापना अधिनियम के तहत जो दुकानें आएंगी वही दुकानें जो है खुलेंगी। इसके अलावा की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो बड़े इलाके हैं, जिस तरीके से बड़े शहर हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा रेड जोन है, जहाँ पर हॉटस्पॉट इलाके हैं, वहाँ पर ये चीज़ें लागू नहीं की जाएंगी। मतलब कि जो ग्रामीण इलाके हैं, जो नगर निगम के अधीन आने वाले इलाके हैं, उसमें कहीं ना कहीं कुछ जो है छूटें देकर जो है उनको, और इसके अलावा अगर बात की जाए तो 50% जो है कर्मचारियों के साथ अब काम कर 50% कर्मचारी उन दुकानों पर होने चाहिए। सोशल डिस्टेंस का जो है कहीं ना कहीं ख्याल रखना चाहिए, मास्क जो है वो पहना होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं कुछ छूट, जो आर्थिक जो चक्कर चलाने की लगातार बात चल रही थी कि कुछ छूटों के साथ जो है सरकार अब धीरे धीरे अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए और लोगों की रोजमर्रा जिंदगी को एक बार फिर से पटरी पर लाने के लिए जो चीज़ें जरूरी है, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं सरकार ने एक बार वो कदम उठाया है। जी ठीक है। संदीप चौधरी सर, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। जिस तरीके से आंकड़े लगातार अभी भी बढ़ते नजर आ रहे हैं, बावजूद इसके सरकार ने राहत देने का काम किया है, दुकानें खोलने का फैसला किया है, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए मोहित जी, आपको बताऊं, ये सरकार की मजबूरी भी है और एक ये जरूरी कदम भी है जी, क्योंकि जिस तरीके से घरों में लोगों के खाने पीने का राशन का सामान होता है, सरकार भी समझती है सभी लोगों की कैपेसिटी अलग अलग है, और आपको अगर लाइफ को ढर्रे पे लाना है तो आपको एक कदम आगे बढ़ के आना पड़ेगा, वो कदम उठाना पड़ेगा। अभी क्या होता था, लोग ट्रेवल करके मार्केट तक जाते थे, एक जगह ज्यादा लोग हो जाते थे क्योंकि जीने के लिए खाना पानी दाना सबको चाहिए। अभी क्या होगा, जो हमारे आसपास मोहल्ले में दुकानें हैं, जो डर की वजह से, जो कानून की वजह से, जो लॉकडाउन की वजह से बंद थी, अभी वो खुलेंगी, और लोगों को अब पूरी तरीके से पता चल चुका है, दुकानदार को भी पता चल चुका है कि ये कितनी डेंजरस समस्या है, लोगों को भी पता चल चुका है कि ये जानलेवा बीमारी है। तो अभी जरूरत के हिसाब से एक एक आदमी घर से निकलेगा, जाएगा, अपनी जरूरत का सामान लेकर के आएगा। तो मुझे लगता है ये बहुत जरूरी कदम था, सरकार का उठाया जाना चाहिए था, और इस चीज की हमें पहले से उम्मीद भी थी कि हो सकता है बस, ट्रेन, मॉल्स, या जिस तरीके से जहाँ पिक्चर हॉल हो गए आपके, तो वो चीजें बंद रहेंगी, स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे जहाँ पे गैदरिंग वाली चीजें हैं।
लेकिन धीरे धीरे सरकार स्टेप बाय स्टेप कोशिश करेगी जहां तक पॉसिबल है कि लोगों को राहत दी जाए। और आपको बता दूं, जिस तरीके से 50% लोगों के साथ काम करने के लिए कहा गया है कि दुकानदार या जो भी ऐसी जगह हैं, ऑफिसेज हैं, तो 50% का मतलब ये नहीं है कि 100 लोग काम करते हैं तो 50 काम करेंगे। 50% का जो मतलब है यहाँ वो समझने वाला ये है, जितनी कम से कम मैन पावर में आप अपनी सर्विस दे सकते हैं, ये उतना आपके लिए बेहतर होगा और आपकी एजेंसी के लिए बेहतर होगा, आम आदमी के लिए बेहतर होगा। ठीक है, शंभू बत्रा सर, आप किस तरीके से देख रहे हैं सरकार का ये फैसला, किस तरीके से आपको नजर आता है? देखिए, मेरी नजर में सरकार का जो कदम है वो एक प्रोग्रेसिव कदम है जी। कि आप 3 मई की तरफ बढ़ रहे हैं और 20 अप्रैल से आपने छूट देना शुरू किया है। 20 अप्रैल से आपने एक पार्शियली आपने छूट दी। अब जो है सेकेंड स्टेज में कल गृह मंत्रालय ने एक रात में नोटिफिकेशन जारी करके अब ऐसे दुकान जो किसी मोहल्ले में अकेली दुकान है, किसी शॉपिंग मॉल में या मार्केट कॉम्प्लेक्स में दुकान नहीं है, तो उन दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है और जो रजिस्टर्ड भी हो गवर्नमेंट के एक्ट के तहत, और सभी राज्यों में इस तरह से होगा। तो इसमें राशन के अलावा जो गैर जरूरी जैसे बिजली या इधर उधर की दुकानें होती हैं, टेलीविजन की, इसकी उसकी, वो लोग खोल सकेंगे। तो ये एक प्रोग्रेसिव कदम है और सरकार लॉकडाउन को खत्म करने की दिशा की तरफ बढ़ रही है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज को और अधिक से अधिक अमल में लाने की कोशिश कर रही है, ताकि कम से कम नुकसान जो अर्थव्यवस्था को हो रहा है वो नुकसान ना हो और उस नुकसान की भरपाई शुरू हो जाए। आदमी का जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज ठप है वो कम से कम शुरू हो और उससे कुछ न कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज शुरू होंगे तो लोगों को जो रोजगार बंद है, जो लोग घर में बैठे हुए हैं, उनको एक राहत है। और इसका एक और लक्षण है कि इसका एक और संकेत है। संकेत यह है कि चूंकि भारत में आपने देखा कि कोरोना का जो केस है वो बढ़ने की रफ्तार जो है सो काफी कम है। सैंपलिंग बढ़ाने के बाद भी आपके यहाँ केस ज्यादा गति से नहीं बढ़ रहे हैं जैसा कि दुनिया के दूसरे देशों में हुआ। और आपके 4-5 राज्य जो है वो अब कोरोना मुक्त हो गए हैं। 3 तो हो ही गए हैं, 4-5 में भी होने की स्थिति में है। उसके बाद लगभग अब जिला जो कोरोना मुक्त जिला है उसकी बढ़ने की संख्या भी बढ़ती जा रही है और वो 80 पार कर चुका है। तो कहने का सेंस है कि भारत में जो सिर्फ हॉट जोन है वो लगभग 10 जिले हैं मैक्सिमम। उन जिलों पे ही सरकार अगर फोकस करे लॉकडाउन की कड़ाई को, बाकी जगह हम अगर ढील देते हैं तो इकोनॉमिक गतिविधि बढ़ेगी, उससे एक लोगों का लाभ होगा और देश का भी लाभ होगा। बिल्कुल। संदीप चौधरी सर, मैं फिर से आपका ही करना चाहूंगा, अगर ये वित्त मामलों को आधार बनाने के हिसाब से ही छूट दी जा रही है, थोड़ी राहत देने की भी बात है, तो ऐसे भी किसानों की अगर हम बात करें, मंडियों में 25-25 करके पूरे दिन में सिर्फ 2 बार किसानों को जाने दिया जा रहा है। आपको नहीं लगता कि इस मामले में किसानों को थोड़ी और राहत देनी चाहिए थी? अगर हम बात करें, क्योंकि सबसे ज्यादा रियायत की हम बात करें तो जिस तरीके से वित्त मामलों में ठेके हो या मॉडल शॉप हो जो आबकारी विभाग के अंडर में आते हैं, उस तरह की चीजें उनको छूट नहीं दी गई, इसके पीछे सरकार की कोई रणनीति नजर आती है? देखिए मोहित जी, मैं आपको बताऊं, हर जो कदम आज की तारीख में उठाया जा रहा है, चाहे वो राज्य सरकार की तरफ से हो, चाहे वो केंद्र सरकार की तरफ से हो, सभी जगह बहुत सोच समझ के, आप उसको रणनीति भी कह सकते हैं, आप उसको प्रिकॉशंस भी कह सकते हैं, आप उसको सरकार की चिंता भी कह सकते हैं कि हमारे लोगों की जान ना जाए। जिस तरीके से दुनिया के दूसरे देशों में लगातार संख्या बढ़ रहा है मौतों का, वो स्थिति हमारे देश में ना हो। तो आप इसको बहुत एंगल से देख सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है अभी तक सरकार ने जितने कदम उठाए हैं, चाहे वो राज्य के स्तर पे हो चाहे केंद्र के स्तर पर हो, बहुत सोच समझ के उठाए जा रहे हैं। इसमें जल्दबाजी ना किसान के लिए होनी चाहिए ना किसी के लिए होनी चाहिए। सबसे पहले उस किसान की जान इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो मुझे लगता है सरकार उसी तरीके से उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं, पूरा एनालिसिस करने के बाद दुकानें खोली जा रही हैं, तो जहां तक पॉसिबल होगा सरकार मदद करने की कोशिश करेगी। लेकिन सबसे पहला ध्यान सरकार का एक ही बात पे है कि जान माल का नुकसान कैसे कम से कम हो। ठीक है,
शंभू बद्रा सर, इस मामले को आप किस तरीके से देखते हैं कि अगर केंद्र ने होम मिनिस्ट्री की तरफ से ये बातें कही गई हैं, राज्य क्या इसको पूरी तरीके से मान पाएंगे? हम वेस्ट बंगाल की बात करें तो वहां पर पहले से ही लगातार विवाद है सेंटर और स्टेट के बीच में। हम तेलंगाना की बात करें, वहां पर पहले से ही लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया जा चुका है। दिल्ली की बात करें, वहां पर 20 तारीख को भी कोई छूट नहीं दी गई थी और अभी भी साफ तौर पर मना कर दिया है। तो क्या राज्य इसको इंप्लीमेंट करेंगे या इसमें कोई राजनीति देखने को मिलेगी? देखिए इस जो गृह मंत्रालय ने जो आदेश दिया है, उस आदेश में एक बात क्लियर है कि राज्य सरकार अपने हिसाब से इसमें इस फैसले को लागू करवाने में आगे बढ़ सकती है। यानी उसकी इच्छा है कि नहीं लागू करवाना है तो वो इच्छा वो ना करे। लेकिन जहां तक पश्चिम बंगाल की बात की है, आपने तेलंगाना की बात की है, तेलंगाना में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया क्योंकि स्थिति वहां पे बहुत सारे केसेज आ रहे थे जी। तो तेलंगाना का ये अपना फैसला है कि ये जो गवर्नमेंट का आदेश है उसको राज्य सरकार माने या ना माने या फिर उसको किस रूप में माने, वो उनके विवेक पर भी निर्भर करेगा। तो इसमें केंद्र और राज्य मिलके कोई राज्य सरकार राजनीति करे तो वो एक अलग बात है, लेकिन कोई भी राज्य अगर अपनी जनता को इकोनॉमिक एक्टिविटी से दूर रखेगा तो उस राज्यों की स्थिति और खराब होगी और अर्थव्यवस्था खराब होगी। तो कहने का सेंस है कि राज्य को केवल राजनीति ना देखने की बजाय अगर वो एक विवेक से काम ले और देखे कि हम अपने अधिक से अधिक नागरिक को इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कैसे ला सकते हैं, इस पे अगर इस विचार करे तो निश्चित रूप से केंद्र के इस आदेश को वो मानेगा और उसके पालन कराने की कोशिश करेगा। बिल्कुल। नीरज, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। जिस तरीके से शंभू सर ने भी बताया कि आंकड़े जो रफ्तार से बढ़ रहे हैं, सरकार जो आंकड़े जारी कर रही है, उन आंकड़ों को अगर हम देखें तो क्या प्रतिशत फिलहाल भारत में देखने को मिल रहा है, और आने वाले यही आंकड़े को हम देखें कि लगातार अगर बढ़ते हैं तो अगले हफ्ते में अंदाजे के तौर पर भारत में क्या स्थिति हो सकती है? मोहित, जब से भारत में लॉकडाउन लगा है तब से अगर दैनिक वृद्धि दर जो है, जिस वक्त देश की तकरीबन 20% था, पर अब वो दैनिक वृद्धि में ज़रूर भारत में काफ़ी गिरावट आई है। इस वक्त भारत की जो दैनिक वृद्धि जो है, मरीजों बढ़ने की जो तादाद है वो 8.1 है। हालांकि 8.1 जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। अमेरिका की हम बात करें जिसमें सबसे बड़ा तांडव इस वक्त देखने को मिल रहा है, उसकी वृद्धि दर भी तकरीबन 4.3 है। तो कहीं ना कहीं भारत में जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, ज़रूर भारत में लॉकडाउन की वजह से जो एक चैन जो टूटने की जो संभावना जताई जा रही थी और जो कुछ हद तक कामयाब भी रहा है, जिस तरीके से इतने बड़े देश में जो जनसंख्या के आधार पर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, पर जो मामले भारत में पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से बढ़े हैं, वृद्धि दर की, दैनिक वृद्धि दर की हम बात करते हैं, अगर इसी तरीके से 8.1 की दर से अगर भारत में मामले बढ़ते हैं तो मोहित, तो अगले हफ्ते के अंत तक शायद भारत में आंकड़े जो है वो 40,000 के लगभग आ जाएंगे। 15 दिनों में यही आंकड़े 70,000 जो है पार कर देंगे। तो कहीं ना कहीं जरूर भारत में जो है लॉकडाउन की वजह से, लॉकडाउन जल्दी समय पर लेने की वजह से उस तरीके का इजाफा नहीं हुआ। अगर वृद्धि दर भारत में वही 8 के आसपास होती है तो भारत भी कहीं ना कहीं, भारत में भी जो आंकड़े जो हैं, जो अब सैकड़ों में आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हजारों में आने जो है अब जो है वो कहीं ना कहीं जारी होंगे। और इसके अनुसार भारत के लिए आने वाले 15 दिन जो वृद्धि दर के, जो दैनिक वृद्धि दर जो आंकड़े हैं, वो अगर 5 से नीचे नहीं जाते हैं, अगर 8.1 पर ही रहते हैं, 5 से नीचे नहीं जाते हैं, तो मामलों में इजाफा होना जो है वो कहीं ना कहीं लाजमी नजर आ रहा है। बिल्कुल संदीप जी, इसी पर मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से आंकड़े बताए नीरज ने, और साथ में इसको देखें कि सरकार जिस तरीके से आंकड़े रोज बताती है, जानकारी दे रही है कितने प्रतिशत हमारे बढ़ रहे हैं, उसमें 8% की जो रफ्तार है बाकी देशों के मुकाबले हमसे बहुत तेज है। इस मामले में 40,000 से ज्यादा लोगों की मौत, 5,000 से ज्यादा लोगों की मौत अकेले अमेरिका में हो चुकी है, तब जाकर वहां की जो रफ्तार है वो भी हमसे नीचे है। ऐसे में ये छूट मिलती है WHO की चेतावनी के बावजूद। जी संदीप चौधरी सर। मोहित जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। हाँ मोहित जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए मोहित जी, मैंने पहले भी बताया है कि जिस तरीके से हमारे देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस तरीके से हमारी पॉपुलेशन है, जिस तरीके से हमारा काम करने का सिस्टम है, जिस तरीके से हमारी बाजार व्यवस्था है, जिस तरीके से हमारे ऑफिसेज हैं, जिस तरीके से हमारी ग्राम व्यवस्था है, कस्बों की व्यवस्था है, सिटीज की व्यवस्था है, कॉलोनियों की व्यवस्था है, अपार्टमेंट्स की व्यवस्था है, तो हमारी कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा है। इसलिए हमारे यहाँ पे शुरू से इस बात का डर था सरकार को, तभी यहाँ पे लॉकडाउन स्टार्टिंग में लगाया गया कि हमारे यहाँ अगर ये बीमारी फैलनी स्टार्ट हो गई तो इसका कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा और इसकी ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा होगी।
और अभी भी ये खतरा मोदी पूरे तरीके से बना हुआ है, इसीलिए सरकार चिंतित है, इसीलिए लॉकडाउन इतना सख्ती से लागू किया गया है। और हमारी पॉपुलेशन भी ज्यादा है, आपको मालूम है, और फिर कुछ गैर जिम्मेदाराना लोग हैं जिनकी वजह से आपने देखा होगा पुलिस वालों की भी जान जा रही है, डॉक्टर्स की भी जान जा रही है। तबलीग का रोल इतना खतरनाक रहा है, इसमें जिस तरीके से आतंकवादी जान लेते हैं उस तरीके से तबलीग के लोगों ने बिना किसी हथियार के लोगों की जान ली है, वो आतंकवाद से कम नहीं है। तो ऐसे लोगों की भी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, जो धर्म के नाम पे मस्जिदों में इकट्ठा होते हैं उनको भी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। आज रमजान चल रहा है, रमजान की मैं मुबारकबाद भी दूंगा, लेकिन रमजान की मुबारकबाद के साथ ये दुआ भी करूंगा कि देश में कोई अफजल गुरु पैदा ना हो, देश में कोई कसाब पैदा ना हो, देश में कोई हाफिज सईद पैदा ना हो, देश में कोई दूसरे आतंकवादी जो संगठन है वो पैदा ना हो, आपके अमानतुल्लाह जैसी सोच पैदा ना हो, ओवैसी जैसी सोच पैदा ना हो। हमारे देश को जरूरत है आज रिजवी नकवी जैसे लोगों की, शाहनवाज जैसे लोगों की, आपको जरूरत है आज साजिया निसार जैसे लोगों की, आपको जरूरत है आज रूबी का लियाकत जैसे लोगों की। तो ऐसे लोगों की हमें जरूरत है जो एक पॉजिटिव सोच के साथ हिंदुस्तान को अपना देश मानकर, सभी धर्मों का बराबर मानकर आगे बढ़े। ठीक है शंभू भद्रा सर, इसी पे मैं आपसे जानना चाहूंगा, डब्ल्यूएचओ पहले ही चेता चुका है कि इस वक्त की जो गलती होगी बहुत भारी पड़ सकती है, और अभी कोरोना वायरस ने अपना रूप नहीं दिखाया है, अभी ये शुरुआत है और कोरोना वायरस एक लंबे समय तक हमारे साथ रहेगा और एक पीक टाइम वो आने वाला है। इस बीच ये छूट किस तरीके से आप देखते हैं, सावधानी बरतने की जरूरत है? देखिए, भारत के संदर्भ में डब्ल्यूएचओ के साथ दिक्कत ये है कि वो जो भी गाइडलाइन जारी करता है दुनिया के दृष्टि से जारी करता है। और भारत के संदर्भ में देखिए तो भारत के संदर्भ में ये पूरी बात लागू नहीं होता है जी। पूरी बात लागू नहीं होती कि आप लॉकडाउन को भारत पूरी तरह से लॉकडाउन खोल भी नहीं रहा है, स्टेप बाय स्टेप ढील दे रहा है। तो ये भारत का स्टेप अपने कंट्री के संदर्भ में अच्छा है। दूसरा, मैं एक तरफ आपका ध्यान, कल ही अमेरिका में कुछ वैज्ञानिकों ने शोध किया है जी, और ये शोध ये किया है कि सूरज के प्रकाश में और स्वच्छ हवा में जो सूरज के प्रकाश में जो वायरस है वो बहुत तेजी से मरता है और वो काम नहीं करता है। तो इस हिसाब से देखिए कि वो रिसर्च है, उसको फिर अमेरिकी राष्ट्रपति ने उस रिसर्च पे कल बयान भी दिया है। आप अखबारों में आपने पढ़ा होगा, आज के अखबारों में सब जगह छपा है। तो भारत के संदर्भ में तो भारत तो सूरज में की रोशनी बहुत तेज रहती है, बहुत अच्छी रोशनी रहती है। और अगर आपको याद हो तो हम इसी आपके ही चैनल पे हम लोग जब बहुत शुरुआती में, जब कोरोना चीन में ही था, उस वक्त जब हम डिस्कशन कर रहे थे तो डब्ल्यूएचओ की बदमाशी का हम लोगों ने जिक्र किया था कि वायरस को खत्म करने के लिए स्वच्छ हवा और स्वच्छ धूप जरूरी है, पर डे 45 मिनट। वो आज भारत का जो ज्ञान है वो आज विदेश के रिसर्च में ये बात साबित हो रहा है कि भारत का ज्ञान एग्जैक्टली वो सही है और साइंटिफिक है। और वो अब अमेरिका अपने आप में अपनाने की कोशिश कर रहा है। और डब्ल्यूएचओ लगातार टेम्परेचर को लो रखने पे हमेशा जोर देता रहा। किसी को बुखार भी हो जाए तो उसको आप 99 पे फोकस रखो आप। तो ये जो डब्ल्यूएचओ के गाइडलाइन थे वो ही संदेहास्पद थे, और वो गाइडलाइन आज अमेरिकन रिसर्च में साफ हुआ कि वो गलत था उनका नजरिया। और अमेरिका ने जिस तरह से डब्ल्यूएचओ पे कार्रवाई की है, फ्रांस अमेरिका के सुर में सुर मिला रहा है, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के सुर में सुर मिला रहा है, और ब्रिटेन भी देर सवेर डब्ल्यूएचओ को निशाने पे लेगा। तो ये एक वक्त ऐसा है कि आप देखिए कि डब्ल्यूएचओ ने चाहे चीन के प्रभाव में आया हो या किसके प्रभाव में आकर के पूरे दुनिया को मिसलीड किया, और इस मिसलीड का नतीजा कम से कम भारत को नहीं भुगतना चाहिए। भारत को डब्ल्यूएचओ के गाइडलाइन को अक्षरशः मानने की आवश्यकता नहीं है। आपका अपना सेंस क्या कहता है, आपके अपने कंट्री की क्या जरूरत है, मेडिकल हमारे पास सुविधाएं क्या है, और हमारा क्लाइमेट क्या है, और वायरस के बढ़ने की रफ्तार क्या है, इन सारी चीजों पे हम अपने हिसाब से गौर करके अपने पॉलिसी के हिसाब से हम काम करें। और उसमें अभी जो स्टेप उठाया गया है कि धीरे धीरे ढील दी जा रही है, जिससे कि देश में इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेगी। और एक बात आप जान लीजिए कि वायरस की जो बढ़ने की जो संभावना है, अगर कोई व्यक्ति घर में बंद है, लगातार घर में बंद रहेगा,
तो निश्चित रूप से आप धूप और हवा से वंचित रहेंगे। आपको खुले आकाश में निकलना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए, आपकी शारीरिक एक्टिविटी बढ़ेगी, इम्यून सिस्टम बढ़ेगा, तो इससे निश्चित रूप से वो और स्वस्थ होंगे बनिस्बत घर में कैद रहने के। चलिए तो सरकार इस पर लेकर कोई दिशा निर्देश जरूर जारी करेगी। उम्मीद है कि जब अमेरिका इसको अपना रहा है तो देश में और अच्छी तरीके से इस पर बात होगी। संदीप चौधरी सर, डब्ल्यूएचओ की भूमिका पर आप क्या कहना चाहेंगे? अमेरिका ने उसकी फंडिंग रोक दी तो वहीं चीन ने उसकी फंडिंग को बढ़ा दिया। आरोप दूसरे देश ये लगाते हैं कि जब डब्ल्यूएचओ के इस वायरस के बारे में बताया गया तो उन्होंने चुप्पी साधी, कोई जानकारी साझा नहीं की। देखिए मोहित जी, बहुत अच्छा सवाल है। मैं आपकी इस बात पे आना चाह रहा था। डब्ल्यूएचओ की जो अभी तक की आप अगर देखें भूमिका बिल्कुल संदेहास्पद रही है। कहीं ना कहीं डब्ल्यूएचओ चाइना के दिशा निर्देश पे, चाइना के इशारे पे काम करता रहा है और ये आरोप न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया लगा रही है। डब्ल्यूएचओ उस वक्त कहाँ था जब कोरोना की तैयारी हो रही थी? डब्ल्यूएचओ उस वक्त कहाँ था जब कोरोना को पूरी दुनिया में फैलाया जा रहा था? डब्ल्यूएचओ ने वो रिपोर्ट्स क्यों छुपाई? डब्ल्यूएचओ ने इसकी जानकारी टाइम से क्यों नहीं दी और इस पे कोई अवेयरनेस के प्रोग्राम क्यों नहीं चलाए? तो अभी भी डब्ल्यूएचओ पूरी तरीके से संदेह के घेरे में है। इसकी जांच होना बाकी है और अमेरिका जैसे और तमाम जो देश हैं वो इसके खिलाफ कार्रवाई करने का मूड बना चुके हैं, फंडिंग रोक चुके हैं और चाइना और डब्ल्यूएचओ की मिली भगत से आज पूरी दुनिया बर्बादी के कगार पे है। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता जिस तरीके से डब्ल्यूएचओ के हेड का जो रोल रहा है वो बहुत ही ज्यादा मोहित जी संदेहास्पद है। चलिए ठीक है, 1 महीना हो चुका है लॉकडाउन के बावजूद इसके आंकड़े बढ़ रहे हैं। नीरज, अगर हम 1 महीने के आंकड़ों पर नजर डालें, किस तरीके से आंकड़ों में उतार चढ़ाव देखने को मिला है? क्या चुनौतियां सरकार के सामने देखने को मिली है, क्या फिर उसको लेकर सरकार ने कदम उठाए? मोहित, अगर भारत में जाहिर सी बात है जिस तरीके से 1 महीना से ज़्यादा वक्त हो चुका है आज के दिन की अगर बात करें लॉकडाउन को बढ़ाए हुए, तो लॉकडाउन की वजह से जब भारत में जब लॉकडाउन जिस दिन लागू किया उस दिन देश में तकरीबन मरीजों की जो संख्या थी वो 400 के लगभग थी। अगर आज की बात करते तो स्थिति थोड़ा सा अलग है। हालांकि अन्य देशों के मुकाबले भारत में लॉकडाउन के दरमियान मरीजों की संख्या में इतना ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ है, फिर भी 400 से जरूर आंकड़ा 24,000 से पार पहुंचा हुआ। बिल्कुल 24,000 के पास आंकड़ा पहुंच गया है। मैं नीरज आपको बीच में रोकना चाहूंगा, उसके बीच में हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे नीरज आपके पास और जानने की कोशिश करेंगे कि बढ़ते आंकड़ों के बीच में सरकार ने क्या क्या कदम उठाए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।